हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 16 ऑफ अगस्त का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 4 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है राइज ऑफ अर्बन नक्सलिज्म के ऊपर। ये एक ऐसा वर्ड है जो अभी आपने सुना होगा, आपको लग रहा होगा कि ये है क्या। आपने नक्सलिज्म सुना है, आपने माओइस्ट सुना है, लेकिन ये अर्बन नक्सलिज्म क्या है। तो इस आर्टिकल में आपको समझाऊंगा कि सबसे पहले अर्बन नक्सलिज्म और जो हमारा ट्रेडिशनल फॉर्म में या ओरिजिनल नक्सलिज्म होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कैसे इसका राइज हो रहा है। फिर इससे कनेक्ट करूंगा कि आखिर ये नक्सलिज्म है क्या, क्या होती है इनकी आइडियोलॉजीज़। और जब आइडियोलॉजीज़ का डिस्कशन होगा तब वहाँ पे आपको मैं कार्ल मार्क्स के बारे में बताऊंगा, लेनिन के बारे में बताऊंगा एंड माओ जोडांग के ऊपर आपको बताऊंगा। तीनों के बारे में, तीनों की आइडियोलॉजीज़ के ऊपर आपसे डिस्कशन करूंगा, मैं इन डिटेल लेके जाऊंगा। फिर इन्हीं से कनेक्टेड जो प्रीलिम्स में पीवाईक्यूज़ आए हैं, कार्ल मार्क्स के ऊपर 2 पीवाईक्यूज़ प्रीलिम्स में आए हुए हैं, मैं आपको शो करूंगा, फिर उसको मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। इसी से कनेक्टेड जो जीएस पेपर 3 2020 में क्वेश्चन आया था मेंस में, वो था व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, what strategy should the government of India, civil administration and security forces adopt to counter the threat in affected areas। तो ये जो क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं इसके पहले भी एक आर्टिकल था जो कि डिपेंडेंट था ऑन माओइस्ट की एक्टिविटीज़ जो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस का प्रेजेंस बढ़ रहा है। और इसी वजह से होम मिनिस्टर ने ये भी चीज़ बोली है कि बाय 26 एंड नक्सलिज्म पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। उस आर्टिकल में मैंने आपसे इन डेप्थ डिस्कस किया था, इस क्वेश्चन का भी मैंने प्रॉपर आंसर प्रोवाइड किया था। तो इस आर्टिकल, जो आज का आर्टिकल है, इसके जो पॉइंट्स हैं वो कैसे यहाँ पे कनेक्ट करना है, वो आपको आज खुद कोशिश करनी है समझने की, क्योंकि आज मैं मोर देन इनफ इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको समझाने के लिए। सेकेंड आर्टिकल बात करता है कि जो E3 है, E3 ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है, तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, उनको डाउट हुआ कि ईरान ने दोबारा से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रिवैम्प कर दिया है, रीस्टार्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा भैया हम दोबारा सैंक्शन लगाएंगे। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को उन्होंने लेटर लिखा कि अब इनके ऊपर सैंक्शन लगेगा। चाइना ने उसको अपोज कर दिया। चाइना ने कहा कि भैया ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। देखिए, जब मैं आर्टिकल का ये शुरुआत में आपको मैं दिखा देता हूँ, ये फर्स्ट पेज में ही इंट्रोडक्शन, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके माइंड को मैं ट्रेन कर दे रहा हूँ कि आगे आने वाले आर्टिकल्स में क्या क्या डिस्कशन होगा। तो चाइना ने जो अपोज किया है ईरान की इस न्यूक्लियर ड्रील पे, पहले तो मैं वो समझाऊंगा, फिर इसी से कनेक्टेड आपको मैं E3 के बारे में समझाऊंगा, फिर मैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो एजेंसी है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा क्योंकि आर्टिकल में उसके ऊपर चीज़ें लिखी हैं। उसी से कनेक्टेड 2 प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए हुए थे, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। फिर ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम में जो कुछ साइट्स हैं, कौन सी, एक नतांज और इस्फहान, मैं इन दोनों के बारे में, ये प्लेसेस इन न्यूज़ में बहुत रिलेवेंट है, इसके हाई चांसेस हैं आने के, तो मैं इसको भी एक्सप्लेन करूँगा आपको, जिससे आपको एक क्रिस्टल क्लियर आइडिया लग जाएगा। थर्ड आर्टिकल है, यस्टरडे 15 ऑफ अगस्त को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी जो स्पीच दी, उसमें जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ थी, जो सबसे ज़्यादा उनका एक, हम बोल सकते हैं ना कि किस चीज़ के ऊपर उन्होंने हाईलाइट किया, वो था सेल्फ रिलायंस के ऊपर। तो इस आर्टिकल में आपको मैं एक ओवरव्यू प्रोवाइड कर दूंगा, और वो ओवरव्यू से ज़्यादा एक तरीके से आपके सामने एक डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी समझने की कि कौन कौन सी चीज़ें रिसेंटली मैंने आपको ये भी समझाया था कि जो आपका साइट्स होती हैं इंडिया में, जैसे हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, उसी तरीके से सेमीकंडक्टर प्लांट्स भी होते हैं। तो हम सेमीकंडक्टर प्लांट्स बनाने की बात कर रहे हैं, किस तरीके से हम लोग रेयर अर्थ एलिमेंट की जो प्रोसेसिंग है उसकी बात कर रहे हैं। तो सारे आर्टिकल्स मैंने प्रीवियस में आपको समझाए थे, आज सिर्फ उस चीज़ का हाईलाइट करके मैं रिकनेक्ट करूंगा। जीएस पेपर 3 के लिए रेलेवेंट है। फिर आपका लास्ट जो पॉइंट है वो है प्लेसेस इन न्यूज़ में। प्लेसेस इन न्यूज़ में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है जॉइंट बेस एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन। ये एक प्लेसेस इन न्यूज़ का बड़ा रेलेवेंट है। इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर ये है कहाँ पे, इसकी रेलेवेंस बेरिंग स्ट्रेट से क्या है अलास्का में इसका रेफरेंस, और इसका जो एक बोलते हैं ना ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट आपको समझाऊंगा। फिर यहाँ पे ट्रंप और पुतिन की जो मीट हुई है, वो सबको पता है, ये एक बहुत ही एक बोलते हैं ना ट्रांसफॉर्मिंग मीट है, क्योंकि ये शेप करेगी आगे आने वाली जो वॉर चल रही है रशिया यूक्रेन के बीच में, वो किस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, तो काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिलेगा। आप इसका PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल बैटल IS 16 आप डालेंगे,
आपको मिल जाएगा, नीचे लिंक भी हमने प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। पहला आर्टिकल अगेन ये एडिटोरियल का है। ऐसा नहीं होता कि रोज रोज सारे एडिटोरियल इंपॉर्टेंट होते हैं, बट कभी कभी कुछ होते हैं जहाँ से काफ़ी एक सप्लीमेंट्री पॉइंट्स निकल के आते हैं, तो इस वजह से मैंने आज इस आर्टिकल को लिया हुआ है। इस आर्टिकल में जो पहला पार्ट है वो है कि टेररिज्म वर्ल्ड वाइड कैसा है और इंडिया में कैसा है। देखिए आर्टिकल तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने इसमें सिर्फ क्रिस्टल क्लियर वो चीज़ें ले रखी हैं जो कि रेलेवेंट है, ठीक है। तो मैंने टू द पॉइंट इसमें बताया है कि ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट पहले क्या है। तो अगर ग्लोबल टेररिज्म की बात करें तो 9/11 का जो यूएस पे अटैक हुआ था उसको अप्रॉक्सीमेटली 25 साल होने जा रहे हैं, लेकिन अभी भी टेररिज्म अलाइव है, जिंदा है, ठीक है। और इवन दो अब जैसे पहले टेररिज्म होता था ग्रुप में होता, लेकिन अब एक राइज ऑफ लोन वुल्फ की जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लोन वुल्फ? लोन वुल्फ का मतलब होता है अकेला जा करके, लोग जैसे बोलते हैं ना खुद से वो ह्यूमन बॉम्ब बन जाते हैं, जो आपके आईएस इंस्पायर्ड अटैक्स होते हैं, कैसे यही तो होते हैं ना कि इंसान ने अपने शरीर पे बॉम्ब लगा लिया, जाके अटैक कर दिया। तो इससे बहुत नुकसान होता है, इससे पता नहीं चल पाता है कि कौन सा ग्रुप है, कैसे है। तो मतलब इसमें इन शॉर्ट कहा जाए तो प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑनलाइन कैंपेन्स भी बहुत फ्यूल हो रही हैं, जैसे जिहादिस्ट वायलेंस वो भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। तो अभी भी टोटल 25 साल तो हो चुके हैं, बट ओवरऑल देखा जाए तो कम्प्लीटली पूरी तरीके से अभी ये कैंपेन्स ख़त्म नहीं हुई हैं। अगर ये तो मैंने ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट बताया, अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो जो आपका आइडियोलॉजिकल टेररिज्म है जैसे नक्सलिज्म, वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। वी कैन नॉट से कि नहीं नक्सलिज्म बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। नक्सलिज्म अपनी जो उनकी आइडियोलॉजी होती है, उनकी आइडियोलॉजी क्या होती है, उनके दिमाग में एक चीज़ होती है कि भाई साहब हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे जो राइट्स हैं, हमारे फॉरेस्ट राइट हैं, उन सब का नुकसान हुआ है, उन सबको वायलेट किया है सरकार ने, हम इसकी आवाज़ उठाएंगे। और जो आवाज़ उठाते हैं वो आर्म्ड आवाज़ उठाते हैं, वो लोग हथियारों का सहारा लेकर के। तो अब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने उनके राइट्स को प्रिजर्व किया है, इस चीज़ को उनको अब राइट रिजर्व करने के लिए क्या है, एक फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 बहुत ही न्यूज़ में रहता है। इसी से कनेक्टेड एक प्रीवियस आर्टिकल था जहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि फॉरेस्ट राइट एक्ट टाइटल क्या होता है। गवर्नमेंट रिकॉर्ड में कम हुए थे जो आपके फॉरेस्ट राइट के टाइटल्स दिए जाते हैं, उसके पीछे रीजंस क्या है, मैंने प्रॉपर आपको 2 से 3 दिन पहले का आर्टिकल था, मैंने समझा दिया था। बट पॉइंट यहाँ पे क्या है, नक्सलिज्म में कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुआ है, ये चीज़ कही गई है बाय mid-26 ये चीज़ खत्म हो जाएगी। और अब क्या होगा, अब हम लोग बढ़ेंगे थोड़ा बहुत डेवलपमेंट की तरफ, ये गवर्नमेंट का कहना है, ठीक है। चलो अब चलिए हम समझ लेते हैं, क्योंकि मेन पार्ट यहाँ पे हम पूरा पढ़ लोगे तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा ये एक ओपिनियन है, ठीक है, एक ऑथर का, एडिटर का। हम यहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। तो मैंने ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट बताया, इंडिया कॉन्टेक्स्ट बताया, हम देखते हैं नक्सलिज्म का इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो लेट 1960 में इंस्पायर्ड किससे हुए थे, माओ से, ठीक है, जो चिनमिन थे, फिर जो डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स होते हैं उनसे इंस्पायर होकर के जो लीडर्स थे उन लोगों ने एक साथ आ करके प्रॉमिस ये किया, कहा कि भाई साहब पहली बात तो जो हमारे राइट्स को पूरी तरीके से वॉयलेट किया है गवर्नमेंट ने, जो हम जहाँ पे रहते हैं, जिन जंगलों में रहते हैं वहाँ पे आके माइनिंग स्टार्ट कर दिए, तो हम इसके खिलाफ एक बोलते हैं ना एक वॉरफेयर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये जो इनिशियली रीजन था वो आंध्रा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में कॉन्सेंट्रेटेड था, ठीक है। अब करंट कैंपेन देखिए, ये सिर्फ इवोल्यूशन है एक्सलिज्म का, सिर्फ आपको एक आइडिया बोलते हैं ना पता होना चाहिए कि ये क्या है, कैसे स्टार्ट हुआ, दैट्स ऑल। अगर हम करंट कैंपेन की बात करें जो गवर्नमेंट ने नक्सलिज्म के खिलाफ स्टार्ट कर रखी है, तो 24 से बहुत ऑफेंसिव फॉर्मेट में गवर्नमेंट काम कर रही है। जो डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स हैं उनको मारा जा चुका है। फिर जो उसका मेन एपी सेंटर है जहाँ से स्टार्ट होता है वो डंडा करने रीजन, यहाँ पे गवर्नमेंट धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेट हो रही है। अब गवर्नमेंट का मेन फोकस ये है कि इसकी जो मेन रूट है, मेन स्पाइन है, इसको ख़त्म किया जाए। और इसीलिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो लीडर्स हैं उनमें आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी आ रहे हैं, क्योंकि जो यूथ है पॉपुलेशन वो अब उतना ज़्यादा वायलेंस की तरफ नहीं जा रही है। यूथ का कहना है कि भाई साहब हम अब वायलेंस की तरफ जाके कुछ हमें मिलने वाला नहीं है, वी शुड गो एंड बोलते हैं ना गवर्नमेंट की चीज़ों को हमें सपोर्ट करना हो, गवर्नमेंट जो स्कीम्स लॉन्च करनी है हमें उसकी तरफ जाना होगा। तो ये कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आ रहा है जिसकी वजह से नक्सलिज्म स्लो हो रहा है, ठीक है। जो इंडिया का अप्रोच है वो यूएस के अप्रोच से डिफरेंट है, क्योंकि यूएस क्या करता है, स्ट्रेट अवे गोली मारने की बात करता है, लेकिन इंडिया का अप्रोच कहीं ना कहीं, इंडिया अप्रोच बहुत ही एक चेक्स और बैलेंस के ऊपर चलता है। मतलब पहले हम सोचते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, फिर हम रिस्पॉन्ड करते हैं। हम बहुत ही ब्रूटल फोर्स का तुरंत यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। अगर हम इस पूरे जो एडिटोरियल था, अगर इसका हम की टेक अवेज की बात करें तो एक चीज़ जो निकल के आती है वो ये है कि जो ग्लोबली
टेररिज्म है वो बढ़ रहा है, ठीक है। ये मैंने कल इंडिया के रेफरेंस में बात की, लेकिन जो ग्लोबल टेररिज्म है वो धीरे धीरे म्यूटेट हो रहा है। जैसे आईएसआईएस का हो गया, लोन वुल्फ हो गया, साथ ही साथ अब करंट सिचुएशन ऐसी है कि एआई के थ्रेट्स भी बढ़ रहे हैं, ठीक। जो इंडिया में आइडियोलॉजिकल टेररिज्म है वो डिक्लाइन है, वो एंड भी हो जाएगा, बट स्टिल यहाँ ग्लोबल टेररिज्म की बात हो तो वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। जो प्रॉक्सी वॉर है वो बढ़ रही है। एग्जाम्पल क्या है, जो पहलगाम में हुआ था, सिंदूर ऑपरेशन जो हुआ था वो उसी के रिस्पॉन्स में हुआ था। अब क्या हो रहा है, जो वायलेंस था पहले क्या होता था, बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड होता, ग्रुप ऑफ पीपल होते थे, अटैक करते थे, बट अब क्या फ्रैगमेंटेड हो चुके हैं। अब लोग सोचते नहीं हम अपने तरीके से काम करेंगे, हम जा करके ऐसे अटैक कर देंगे, हम अपनी खुद की एक बोलते हैं ना एक डिफरेंट सेटअप बनाएंगे, अपनी खुद की आइडियोलॉजीज को फॉलो करेंगे। इसी में एक वर्ड आता है वो है अर्बन नक्सलिज्म। अर्बन नक्सल्स कहीं ना कहीं अब हाईलाइट होते हैं इस बीच में। मैंने कहा कि जो आपका रूरल टेररिज्म था, रूरल टेररिज्म इन द सेंस जो आपका मेन नक्सलिज्म था ओरिजिनल, वो लिमिटेड था टिल फॉरेस्ट्स, ठीक है, वो लिमिटेड था कि यहाँ पे लोगों के पास हथियार होंगे। बट अब ये अर्बन नक्सलिज्म मतलब क्या है, अर्बन नक्सलिज्म कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लमैटिक भी हो सकता है लोगों के लिए, मतलब एज अ पीपल ऑफ इंडिया, आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए। साथ ही साथ इसका रेफरेंस इंडिया की डेमोक्रेसी पे कैसे पड़ता है वो समझना होगा हमको। पहले समझिए, अर्बन नक्सलिज्म का सिंपल सा मतलब होता है, ये पब्लिक और पॉलिटिकल डिबेट्स में अक्सर यूज़ किया जाता है, लेकिन इसकी जो मीनिंग है मेन, वो विद टाइम पूरी तरीके से डिस्टॉर्ट हो चुकी है, ठीक है। गवर्नमेंट ने इसकी मीनिंग को, नॉट जस्ट गवर्नमेंट, लोगों ने खुद इसकी मीनिंग को चेंज कर दिया है। अब देखिए, नक्सलिज्म स्टार्ट हुआ था कहाँ से, रूरल ट्राइबल एरिया से 1916 में नक्सलबारी मूवमेंट के फॉर्म में, ठीक है। इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो इंस्पायर्ड थी मार्क्सिस्ट, लेनिनिस्ट, माओइस्ट आइडियोलॉजी से। ये कंप्लीटली आर्म्ड मूवमेंट था। वहीं पे जो अर्बन नक्सलिज्म है जो हमने अभी बात की, वो किस रेफरेंस से बात करता है, यहाँ पे जो अर्बन एरियाज में, मतलब सिटीज़ में जो लोग रहते हैं, और वो लोग इस जो गांव में रहने वाले लोग, गांव में रहने वाले मतलब जो ओरिजिनल नक्सलिज्म है, नक्सलाइट्स हैं, उनकी भावनाओं को सिटीज़ में प्रमोट करते हैं। कोई आर्म्स को नहीं उठाते हैं, वो प्रमोट करते हैं उसको। किस तरीके से, इंटेलेक्चुअल, एक्टिविस्ट, स्टूडेंट्स, जर्नलिस्ट, एनजीओज, ये लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हैं। जो ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हाईलाइट करते हैं, लैंड राइट के ऊपर बात करते हैं, इन्वायरमेंट के ऊपर बात करते हैं। तो आपको सुन के लग रहा है सर ये सब तो अच्छी बातें हैं, ये तो कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बातें हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक बहुत ही थिन लाइन बना देती है कि ये अर्बन नक्सलिज्म हो जाएगा, वो है सपोर्ट। किसका सपोर्ट, ये जो आर्म्ड रेबेलियन करते हैं या जो आर्म्ड रेबल्स होते हैं नक्सलिज्म के ओरिजिनल, उनको सपोर्ट कहीं ना कहीं इनको जब ये लोग देते हैं तो अर्बन नक्सलिज्म की कैटेगरी में आ जाते हैं। कई लोग जो कि जिन पे एक्यूजिशन पड़ा हुआ है कि वो लोग सिंपथाइज कर रहे हैं कौन सी माओइस्ट आइडियोलॉजी को, वो सपोर्ट कर रहे हैं कि भैया जो आर्म्स उठा रखे हैं इन लोगों ने, कौन से नक्सलाइट्स ने, ये सही है। बट ये लोग क्या कर रहे हैं, खुद हाथ में नहीं उठा रहे हैं, ये लोग सिर्फ जा करके प्रमोट कर रहे हैं उस चीज़ को। जैसे मैं या आपको बात की जाए, ठीक है, मान लेते हैं कि मैं जाऊं और सिटीज़ में जा करके बोलना शुरू करूं, पता है छत्तीसगढ़ में जो यहाँ पे सरकार की जो नीतियां हैं वो बड़ी ही खराब नीतियां हैं, ठीक है, और फिर वहाँ पे जो लोगों को मारा जा रहा है दैट इज़ नॉट गुड, और फिर मैं इसी में आके बोलूँ कि वो जो लोग हैं वो सही कर रहे हैं, उनकी जो आइडियोलॉजीज़ हैं उनसे घर छीने जा रहे हैं, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं अर्बन नक्सलिज्म की कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन वहीं पे मैं एक और चीज़ बोलूँ, तो ये सरकार जो कर रही है, सरकार की पॉलिसीज़ छत्तीसगढ़ में उतनी ज़्यादा सही नहीं है, लेकिन ये तो मैंने कहीं किसी की बड़ाई भी नहीं की, मैंने माओइस्ट को सपोर्ट भी नहीं किया। तो आप नोटिस करें बहुत ही थिन लाइन है जो डिफ्रेंशिएट कर रही है, क्या मैं अर्बन नक्सलिज्म को प्रमोट कर रहा हूँ, ये नॉर्मल अपनी विचारधाराओं को रख रहा हूँ, ठीक है। इसी वजह से ये एक प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। लेकिन सरकार ने अगर इसको ऐसे तरीके से बोलना शुरू कर दिया कि नहीं भैया तुम तो प्रमोट कर रहे हो अर्बन नक्सलिज्म को, अब तुम अंदर चलो, ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, जो अपनी आवाज़ को उठाते हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज़, जो क्रिटिसाइज करते हैं, उनको कहीं ना कहीं डर होगा कि भैया अगर अर्बन नक्सलाइट की कैटेगरी में डालेंगे तो हमें दिक्कत होगी इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि कल स्पीच में भी इस चीज़ की बात हुई थी, ठीक है। चलो, अब हम अगर डिफरेंस देखें, जो ओरिजिनल नक्सलिज्म है, साथ ही साथ हमारा ये जो आपका अर्बन नक्सलिज्म है, पहली बात तो वो आर्म्ड था, आइडियोलॉजिकली ऑर्गेनाइज था। अर्बन नक्सलिज्म ये मोस्टली नॉन वायलेंट होता है, ठीक है, इंडिविजुअल ग्रुप्स में होता है, गवर्नमेंट के क्रिटिक्स होते हैं बेसिकली ये, ठीक है। इनको कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि ये डायरेक्टली फोर फ्रंट एकदम सामने आकर के गवर्नमेंट से लड़ाई नहीं करते हैं, सिर्फ आवाज़ उठाते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है,
प्रॉब्लम मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। अगर इनका मिस क्लासिफिकेशन हो गया कि भैया ये अर्बन नक्सल्स हैं, वो कहीं ना कहीं रिस्की है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे होगा क्या, इससे जो लेजिटिमेट डिसेंट है, जो एक्चुअल में सरकार की पॉलिसीज़ में दिक्कत है, वो पॉलिसीज़ ढंग से सही से उसका क्रिटिसिज्म नहीं हो पाएगा। ये कहीं ना कहीं एक ब्लाइंड स्पॉट बना देगी पॉलिसी मेकिंग में, क्योंकि हमें लगेगा भाई कोई क्रिटिसिज्म कर रहा है वो तो अर्बन नक्सलाइट हो गया। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं रिस्की हो जाती है, इसलिए मिस क्लासिफिकेशन ना हो तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है समझना कि हर एक इंसान को ये राइट पहली बात तो होना चाहिए कि वो क्रिटिसाइज करे, बट साथ ही साथ उसमें क्या लाइन है कि वो क्रिटिसिज्म आपका कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है या वो क्रिटिसिज्म इंक्लाइंड है ओरिजिनल नक्सलिज्म के ऊपर। ठीक है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है और ये कहीं ना कहीं चैलेंज भी है सरकार के लिए। तो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया अबाउट कैसे इवोल्यूशन हुआ, क्या है इसमें से मेन पार्ट्स, अर्बन नक्सलिज्म क्या होता है मैंने वो समझा दिया आपको, इसकी प्रॉब्लम्स क्या है वो समझा दिया। अब हम आते हैं मार्क्सिज्म के ऊपर। ठीक है, कार्ल मार्क्स के ऊपर आते हैं। अब देखो इसको मैं बहुत आसान सी भाषा में समझाता हूँ। ठीक है, इनकी क्या आइडियोलॉजी थी, बहुत डिटेल अगर जाओगे तो इसकी तो मतलब हज़ारों पन्ने की किताब बन रखी है, लेकिन आप खुद सोच के देखो 4-5 लाइन में मैं क्या समझा दूंगा आपको, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं मेन चीज़ें बता दूं। एग्जाम्पल समझते हैं, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से क्या हुआ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनी तो उसमें लेबर्स वर्कर्स काम करना स्टार्ट हुए। तो जो लेबर्स वर्कर्स काम करते थे इनके ऊपर होते थे कौन, मालिक लोग। तो मालिक लोग क्या करते थे, अक्सर इनका एक्सप्लॉइटेशन करते थे। तो इसमें क्या हुआ, ये मेन चीज़ मार्क्सिज्म ने कही कि ये जो रिच वर्सेस पुअर के बीच लाइन बन चुकी है ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये गलत है। इनका कहना था कि ये जो बड़े बड़े मालिक हैं ये एक्सप्लॉइट करते हैं वर्कर्स को जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। ठीक है, वर्कर को क्या कहा गया, प्रोलिटैरिएट कहा गया, ओनर्स को क्या कहा गया, ओनर को वो उनकी भाषा में बोर्गियोसी कहा गया। ठीक है, अगेन आपको डिटेल में नहीं जाना बट एक मतलब समझ लो खाली। तो इनका सिंपल भाई साहब का कहना ये था कि जो फैक्ट्री ओनर है ये वहाँ के मजदूरों का एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, तो इसलिए इन्होंने कहा कि अब तो रेवोल्यूशन एकदम होगा ही होगा। तो उन्होंने कहा कि वर्कर्स जो हैं, फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स, अब पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे, इन ओनर्स को ओवरथ्रो कर देंगे। और इनका गोल था एक क्लासलेस सोसाइटी बनाना। क्लासलेस सोसाइटी मतलब रिच और पुअर नहीं होंगे, हर लोग एक उसमें होंगे, स्टेटलेस सोसाइटी होगी, कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी। ठीक है, क्यों ये बढ़ा, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत बढ़ा तो वर्कर को एक्सप्लॉइटेशन भी बढ़ा, पुअर कंडीशन बढ़ी। और इससे इम्पैक्ट क्या हुआ, इम्पैक्ट ये हुआ कि सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट मूवमेंट पूरे वर्ल्ड वाइड इंस्पायर होना स्टार्ट हुए। ठीक है, पहली चीज़। फिर जो कम्युनिस्ट पार्टीज थी वो कहीं ना कहीं उनको एक बेसिस मिला कि भैया हम ये चीज़ कर सकते हैं, हमें भी अब इसको प्रमोट करना है। जैसे यूएसएसआर, चाइना, इंडिया में यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी आई। तो ये बेसिक लेवल पे मार्क्सिज्म का मतलब होता है। नेक्स्ट आते हैं लेनिन। सो लेनिनिज्म में क्या होता है, इन्होंने सेम मार्क्सिस्ट की आइडियोलॉजी को समझा। उन्होंने कहा हाँ भाई बात तो सही कह रहे हो कि वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन तो हो रहा है। ठीक है, कौन कर रहा है, ये बड़े लोग कर रहे हैं, लेकिन अब अगर हम पूरी क्लासलेस सोसाइटी बना देंगे तो वो चीज़ भी सही नहीं है। तो ये वन स्टेप फर्दर गए और इन्होंने कहा कि भैया वर्कर्स अकेले स्टार्ट नहीं कर सकते रेवोल्यूशन, एक पार्टी का होना ज़रूरी है, एक सिंगल पार्टी का होना ज़रूरी है जो कि एक डिसिप्लिन्ड लीडरशिप के अंडर में हो। और उन्होंने इसको एक इमीडिएट वायलेंट रेवोल्यूशन बना दिया। ठीक है, इन्होंने कहा कि भाई धीरे धीरे हम बदलाव करने की कोशिश करेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। तो इन्होंने इंस्टेड कहा कि मान लो ये एक लीडर है, ये सारे वर्कर हैं, अब ये लीडर बताएगा कि कहाँ कैसे काम करने हैं एक स्टेटलेस सोसाइटी बनाने में। ठीक है, तो इनका ऑब्जेक्टिव भी कहीं ना कहीं इंक्लाइंड था मार्क्सिज्म की तरफ। रीज़न क्या था, क्योंकि रशिया में मोस्टली एग्रेरियन थे, इंडस्ट्रियल उतना ज़्यादा नहीं थे। और लेनिन ने वर्कर कहने की बजाय इन्होंने क्या कहा, इन्होंने पीसेंट्स कहा, क्योंकि जहाँ पे जो लीडर होगा वो वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग बोलेगा। तो रशिया में बहुत ज़्यादा पीसेंट्स थे, किसान थे, तो उन्होंने उसको कहा कि भैया हम लोग एक साथ मिल करके, कौन, किसान और वर्कर मिल करके फाइट करेंगे और एक लीडरशिप के अंदर फाइट करेंगे। इसी से रशियन रेवोल्यूशन हुआ और यूएसएसआर की बर्थ हुई, एक पहला कम्युनिस्ट स्टेट बना। ठीक है, चलो अब हमने समझ, देखिए आप नोटिस करो लेनिज्म आया बिकॉज कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी पे ही डिपेंडेंट है, बस एक स्टेप फर्दर गए। अब जो माओइज्म आया वो भी सेम उसी लेवल पे। माओइज्म में क्या हुआ, माओइज्म में मार्क्स को लेनिन को मिक्स कर दिया और हाइब्रिड बन गया। उन्होंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो भैया मार्क्स, बिल्कुल यहाँ पे वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। और लेनिन ने जो कहा हाँ एक पार्टी तो होनी चाहिए बहुत अच्छे से काम करने के लिए, एक लीडर होना चाहिए। ठीक, तो उन्होंने कहा कि भैया केवल वर्कर नहीं बल्कि जो किसान हैं वो भी अब रेवोल्यूशनरी फोर्स में आएंगे। अब बजाय एक वायलेंस तो होगा, लेकिन अब हम लोग अपनाएंगे किसकी, गोरिल्ला वॉरफेयर अपनाएंगे विलेजेस में, क्योंकि एक किसान के लिए पॉसिबल नहीं है कि सिटी में जाके लड़े, तो वो अपने आसपास के इलाकों में गोरिल्ला वॉरफेयर करेगा, सिटीज़ को सराउंड करेगा, पावर को कैप्चर कर लेगा और धीरे धीरे हम सेल्फ रिलायंस की तरफ जाएंगे।
तो इनका जो बोलते हैं ना मेन इनका प्रेजेंस था वो वायलेंस की तरफ था, मतलब गुरिल्ला वॉरफेयर में क्या है, छुप छुप के अटैक करेंगे। लेकिन मार्क्स ने एग्जैक्टली छुप छुप के अटैक करने की बात नहीं की, ये धीरे धीरे हाइब्रिड बनता चला गया। बट ओरिजिनल आइडियोलॉजी कहाँ से आई, कार्ल मार्क्स की तरफ से आई। तो ये बेसिक डिफरेंस था सबको, तीनों में तीनों एक चीज़ थी कि एक ऐसी सोसाइटी बनना जो कि क्लासलेस हो, जहाँ पे लोगों में बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए, लोग आपस में ये ना सोचें कि भैया हम बड़े तुम बड़े, रिच पुअर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि चाइना रूरल था, पुअर था, वहाँ पे फ्यूडल सोसाइटी थी, तो पीजेंट्स बहुत ही मेजॉरिटी में थे। इस वजह से इन्होंने गोरिल्ला वॉरफेयर के ऊपर इम्पैक्ट डाला। इसी वजह से चाइनीज कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन ओरिजिनेट हुआ और इससे पूरे ग्लोबल आर्म्ड स्ट्रगल पे इम्पैक्ट पड़ा, जैसे इंडिया में, वियतनाम में, लैटिन अमेरिका में। और इंडिया का नक्सलबारी मूवमेंट जो हुआ उसमें कहीं ना कहीं माओ जुडांग जो है, जेडोंग, उनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो जो नक्सलबारी मूवमेंट है वो क्या थे, जंगलों में वो लोग गुरिल्ला वॉरफेयर तो कर रहे थे, छुप छुप के अटैक कर रहे थे। क्यों? कि उनका मेन गोल था भैया आप हमें हमारी पावर दो वरना हम ऐसी अटैक करते रहेंगे। और सोचो 1960, आज कितना समय होने जा रहा है उसको, अप्रॉक्सीमेटली 40 से 50-60 साल होने जा रहे हैं, अभी तक खत्म नहीं हो पाए, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। अगेन अब थोड़ा डिक्लाइन पे है, बट इस सब की आइडियोलॉजी जो है कहीं ना कहीं स्टार्ट हो रही है यहीं से, ठीक है। तो ये बेसिक था कार्ल मार्क्स, ये था लेनिन, ये थे आपके माओ जेडोंग, राइट। अब हम समझते हैं इससे कनेक्टेड क्या क्वेश्चन आए हुए थे। अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो मार्क्सिज्म में क्या है, जो कम्युनिस्ट पार्टीज हैं, ट्रेड यूनियन है, बहुत इंस्पायर हुए। लेनिन से जो हुआ, लेनिन में बोलते हैं ना डिसिप्लिन्ड कैडर बेस्ड कम्युनिस्ट पार्टी बनी। उन्होंने कहा कि भैया हम जो है एक ऐसी पार्टी बनेंगे जो बहुत ही डिसिप्लिन्ड होंगे, क्योंकि लेनिन ने भी यही सेम चीज़ कही थी। लेनिन ने कहा कि हम भी एक ऐसी पार्टी बनाएंगे जो कि कंप्लीटली डिसिप्लिन्ड हो और ऑर्गेनाइज्ड हो। माओइज्म में क्या हो गया, उन्होंने नक्सलाइट मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, लेकिन अबव टू इज ये नक्सलाइट नहीं है, समझ रहे। जो नक्सलाइट मूवमेंट है उसमें ओरिजिनल इंपैक्ट किसका हुआ था, माओइज्म का हुआ था, राइट। अब इसको इस तरीके से कनेक्ट करके दिमाग में रख सकते हो, मार्क्स का मेन है क्लास स्ट्रगल, वर्कर रेवोल्यूशन, मतलब जो फैक्ट्री वर्कर है। लेनिन का क्या था, लेनिन का एक बहुत ही मेजॉरिटी बड़ी पार्टी होनी चाहिए और एक वायलेंट रेवोल्यूशन होना चाहिए। माओ में पिजेंट जो आपके किसान होते थे, साथ ही साथ गुरिल्ला स्ट्रगल होनी चाहिए गांव में, ठीक है। तो ये तीनों में डिफरेंस आप समझ सकते हैं पीडीएफ पढ़ करके। ये एक बेसिक पॉइंट था। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन आया हुआ था यूपीएससी 20 में। वन कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म इज द फाइनल गोल ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी, क्लासलेस स्ट्रगल एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई गांधी जी भी तो ये चाहते हैं ना कि ऐसी स्टेटलेस पॉलिसी हो, सोसाइटी हो जहां पे रिच और पुअर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो, है कि नहीं। वहाँ पे ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट के पास पूरी अल्टीमेट पावर ना हो, लोगों के पास भी पावर हो, डिसेंट्रलाइजेशन हो लोगों में, है कि नहीं। पंचायती राज को प्रमोट किया था उन्होंने, जो कि आगे चल के हम कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखते हैं, इससे कनेक्टेड क्वेश्चन भी आया हुआ था। बट बेसिक जो कॉमन एग्रीमेंट था वो स्टेटलेस सोसाइटी पे था, गांधी और मार्क्सिज्म में। नेक्स्ट देते हैं 2011 में एक सवाल आया था, कार्ल मार्क्स एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्लास स्ट्रगल विद द हेल्प ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा आपको पता होना चाहिए इन डिटेल, नहीं पता होगा तो सिंपली यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप पूरी कार्ल मार्क्स की किताब पढ़ लो, बट अगर थोड़ा सा आइडिया लगाओगे, आपको कार्ल मार्क्स के बारे में पता होगा, आप वर्ड को समझ लोगे कि एम्पेरिकल लिबरलिज्म क्या है, आज़ादी, फिर एक्सटेंसिलिज्म क्या है, एक्सटेंशियलिज्म क्या है, फिर डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इसका क्या रिलेशन है, फिर डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म क्या होता है, इसका एक मतलब आपको पता होना है। जैसे डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म क्या है, डायलेक्टिकल मतलब होता है रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग देना। मटेरियलिज्म मतलब वही मटेरियलिस्टिक चीज़ें। तो इन्होंने इस कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स ने इस चीज़ को भी हाईलाइट किया था कि भाई साहब जो भी हम प्रेजेंट में मटेरियलिस्टिक आइडियोलॉजीज को फॉलो कर रहे हैं कि हमें इतने धन इकट्ठा करना है, हमें इतनी फैक्ट्रीज लगानी है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे हम रीज़न देते हैं, कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं अपने आप से, हम खुद से लड़ रहे हैं। हम बोलते हैं ना बाहर बड़े बड़े, जैसे एग्जाम्पल तरीके समझो कि मैं एक इंसान हूँ, मेरे अंदर एक बोलते हैं ना एक धारणा है कि मुझे बहुत सारा संपत्ति खड़ी करनी है, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है। बट इन सब के पीछे कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मेरे अंदर एक कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा है, मैं आपस में अंदर से लड़ रहा हूँ और रीज़न दे रहा हूँ, मुझे ये काम क्यों करना है, मुझे दूसरा काम क्यों करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब मैं एक आइडियोलॉजी को फॉलो करूंगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ अब क्या करूंगा, मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, भले ही कोई भी इंसान कितना भी दबे, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे मटेरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए, जो बोलते हैं ना जिसे कहते हैं धन दौलत ऐशो आराम, ये सारी चीज़ें चाहिए, तो उसमें मैं रीजनिंग दूंगा तभी तो मैं उन सब की तरफ काम करूंगा। तो इन सब में कौन पिसेगा, क्लास स्ट्रगल होगा लोगों में, ठीक है। क्योंकि मैं ऊपर अगर जाऊंगा तो लोगों में आपस में लोगों को कहीं ना कहीं, मतलब इनका मेन पॉइंट यही था कि लोगों पे इम्पैक्ट पड़ेगा, मैं एक्सप्लॉइटेशन कर सकता हूँ अपने इंटरेस्ट के लिए लोगों का, ठीक है। तो ये चीज़ थी। बट अगेन इस क्वेश्चन को अगर इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है, आपने नहीं पढ़ा है इन डिटेल, यू कैन सिंपली स्किप,
ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया ताकि आपको एक आइडिया लग सके कार्ल मार्क्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल पे क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल में चाइना ने अपोज किया है, E3 जो कंट्रीज हैं उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, उन्हें लगा कि भैया ईरान दोबारा से अपना ईरान जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको स्टार्ट कर सकता है। तो उन्होंने लेटर लिखा, किसको, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में लेटर लिखा और चाइना ने इसको अपोज किया। चाइना का भाई साहब ये चीज़ सही नहीं है, दैट्स ऑल। ये इसके बारे में पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। लेकिन अब इसके अंदर कुछ वर्ड्स हैं, देखो आर्टिकल बड़ा छोटा सा है लेकिन इसके अंदर देखो अभी कितने क्वेश्चन मैं आपके लिए निकालता हूँ। पहला आप नोटिस करो अगर ध्यान से, जस्ट अ सेकेंड। पहली चीज़ देखो E3 ग्रुप, दूसरा आप देखिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक। दो चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन से तीन, मतलब बहुत सवाल आए हैं यूरोपियन यूनियन से ऊपर, ठीक है। चलो अब हुआ क्या, पहले समझते हैं JCPOA क्या है, मैं ये भी समझाऊंगा। JCPOA एक तरीके से एग्रीमेंट था कंट्रीज के बीच में, 2015 में आया था। अभी इसके बारे में डिटेल भी बताऊंगा, बट इन शॉर्ट ये हुआ था कि ईरान के ऊपर सैंक्शन जो लगे हुए थे उसको ईज किया गया। कहा गया कि भैया जो ईरान है वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम अब बंद करेगा और फिर हम उस पर जो सैंक्शन लगे हुए ईरान पे उसको कम करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद से, इस JCPOA के बाद से भी ईरान ने कई बार कमिटमेंट्स जो हुई थी इस डील के अंदर उसको ब्रीच किया। यूरेनियम को 40 टाइम्स जो परमिटेड लिमिट थी उससे ज़्यादा उसको स्टॉक किया ईरान ने, ठीक है। मतलब एक तरीके से जो भी इसके अंदर डील हुई थी उसको पूरी तरीके से ब्रीच किया है। करंट सिचुएशन ये है, जो E3 में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी है, उन्होंने वार्न किया ईरान को कि भाई साहब हम रीइम्पोज करेंगे सैंक्शंस को अगर डिप्लोमेटिक चैनल से आपने कोई भी, जो बोलते हैं ना, बाय द एंड ऑफ अगस्त 2025 अगर आपने ये जो आपके प्रोग्राम्स यूरेनियम एनरिचमेंट के अगर चल रहे हैं नतांज यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी में, ठीक है। नतांज एक जगह है जहाँ पे ये यूरेनियम एनरिचमेंट करते हैं ईरान वाले लोग, ठीक है। तो ये चीज़ E3 कंट्रीज़ ने कही कि अगर आपने इसको बंद नहीं किया तो आप पे इम्पोज होंगे और ज़्यादा सैंक्शन। उसी पे चाइना ने अपोज किया, कहा भाई साहब सैंक्शन इम्पोज करने से कुछ नहीं होगा, इससे ट्रस्ट बिल्डिंग और हार्म होगी और हम लोग दोबारा से बातचीत नहीं कर पाएंगे, ठीक। अब इसमें UN का इन्वॉल्वमेंट यही है कि E3 ने लिखा है UN को कि हम लोग ऐसा करेंगे अगर ईरान ने नहीं बंद किया। अब हमने नोटिस किया कि ईरान इजराइल वॉर चल रही थी, 12 डे का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और US ने बॉम्ब किए थे ईरान की साइट्स, जैसे इस्फहान रीजन हो गए, वहाँ पे क्या हुआ था आपने सुना होगा, B2 बॉम्बर्स ने अटैक किया और अटैक करके पूरी की पूरी न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब यहाँ पे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का इशू ये है कि ईरान को सस्पेंड कर दिया था टू कोऑपरेट विद IAE, लेकिन अब इससे बोलते हैं ना कंसर्न रेज होने लग गए कि अब न्यूक्लियर ट्रांसपेरेंसी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है वो ट्रांसपेरेंसी होने में मदद करती है, लेकिन अगर वो साथ होगी ही नहीं ईरान के तो कैसे ट्रांसपेरेंसी हो पाएगी, ईरान तो अपने तरीके से काम करेगा। तो ये कुछ रीसेंट कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, जिसकी वजह से ये आर्टिकल रिलेवेंट है। अगर इसके अंदर कुछ आपको की टेक अवेज जानने हैं तो जो E3 कंट्रीज है पुश कर रही है सैंक्शन को, चाइना उसे ब्लॉक कर रहा है। टेंशन एस्केलेट जो हुए थे रिसेंटली ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ था, ईरान जो न्यूक्लियर एक्सपेंशन कर रहा है उससे एक मेजर चैलेंज हो रहा है किसको, JCPOA के फ्रेमवर्क को। अब मैं आपको मैं समझा ही देता हूँ कि JCPOA है क्या, ठीक है। जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है। ये 2015 में साइन हुआ था ईरान P5+1 कंट्रीज के बीच में, कौन कौन सी, US, UK, फ्रांस, रशिया, चाइना एंड जर्मनी, इन सब के बीच साइन हुआ था। ईरान ने कहा था कि भैया हम अपने यूरेनियम एनरिचमेंट को लिमिट करेंगे, उसकी स्टॉक पाइलिंग नहीं करेंगे, ठीक है। और इससे क्या हुआ, इन रिटर्न जो सैंक्शंस लगे हुए थे ईरान के ऊपर उसको रिड्यूस किए गए, ऑयल एक्सपोर्ट बढ़ा, ट्रेड और बैंकिंग बढ़ी। US ने एग्जिट कर दिया 2018 से, इससे डील वीक हो गई और ईरान ने दोबारा से अपना एनरिचमेंट स्टार्ट कर दिया। दैट्स ऑल, यही है आपका जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये है इस्फहान रीजन, आपको बस इतना ही जानना है, इस्फहान रीजन ये ईरान है, ठीक है। फिर यहाँ पे कैस्पियन सी। अब आपका होमवर्क ये है कि आप कैस्पियन सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज को समझें, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको पता होना चाहिए। फिर ईरान की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी हैं वो आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक एक पॉइंट है जो आपके दिमाग में अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए इसका। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। 1957 में एस्टेब्लिश हुई थी, हेडक्वार्टर इसका वीना ऑस्ट्रेलिया में है। इनका मेन रोल जो होता है वो न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना होता है और ये इंश्योर करते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ पीसफुल हो,
ये इंस्पेक्शन, सेफगार्ड और रिपोर्टिंग को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। रेगुलरली रिपोर्ट करते हैं कि जो ईरान का बोलते हैं ना न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पर क्या अपडेट है। ये यूएन सिस्टम से लिंक्ड है लेकिन फिर भी ये इंडिपेंडेंट तरीके से काम करती है ये बॉडी, राइट। बस इतना ही बेसिक था। अब इससे कनेक्टेड क्वेश्चंस अभी आपको दिखाऊंगा तो आपको आइडिया लगेगा। E3 ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ये यूरोपियन सिग्नेटरीज हैं किसकी, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान की। इनका भी मेन एम क्या है, डील को प्रिजर्व करना जिससे ईरान न्यूक्लियर वेपन ना डेवलप कर पाए। अब सोच के देखिए मतलब इतनी दिक्कत क्या हो रही है, ईरान न्यूक्लियर अगर डेवलप कर लेगा। दिक्कत यह है कि एक ऐसी कंट्री की जो कि पूरी तरीके से अनस्टेबल है, अगर वहाँ पे न्यूक्लियर वेपन आ जाएगा तो हर दूसरे इंसान के पास ये पावर आ जाएगी धमकी देने की, भैया ज़्यादा बोलोगे तो हम सीधा न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करेंगे। तो इस वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डर है, ठीक है। और इससे ईरान को वार्निंग मिल रही है कि हम सैंक्शन लगा देंगे। वही सेम चीज़ें जैसा मैंने आपको बताया वो यहाँ पे ये जितनी E3 कंट्रीज़ हैं वो स्टार्ट कर रही हैं। अब हम देखते हैं इससे क्वेश्चन क्या आया हुआ है। 2018 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। इसका आंसर मुझे आपको मुझे देना है कमेंट सेक्शन में क्या है इसका, ठीक है। ऑप्शन 1, 2, 3 एक बार आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि आखिर इसका इम्प्लीकेशन क्या है अगर इंडिया ने एडिशनल प्रोटोकॉल पे हमने रेटिफाई कर दिया है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का। नेक्स्ट है कि 2020 में सवाल आया था, इन इंडिया व्हाई आर सम न्यूक्लियर रिएक्टर्स केप्ट अंडर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी सेफगार्ड व्हाइल अदर्स आर नॉट। इसको आपको एक बार ढंग से पढ़ना है फिर आपको मुझे आंसर बताना है, ठीक है। अब आप एक बार देखिए, मैंने आपको सिंपल इतना बेसिक आइडिया दिया था कि आपको समझ में आए एटलीस्ट इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है क्या। अब आप डायरेक्टली एकदम इन डिटेल जा करके बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ना स्टार्ट कर देंगे और आपको बेसिक मतलब ही नहीं पता होगा कि ऑर्गेनाइजेशन है क्या एक्चुअली में, तो आप उसकी एक ब्रॉडर लेवल पे अंडरस्टैंडिंग रख पाएंगे। तो मैंने आपको इन शॉर्ट आपको पूरा मतलब समझा दिया कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बॉडी है जो न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करती है जिससे पीसफुल यूज हो सके न्यूक्लियर एनर्जी का, इंस्पेक्शन, सेफगार्ड, रिपोर्टिंग करती है। दैट्स ऑल, ठीक है। आपको एक बार पढ़ना है फिर आपको इसका आंसर मुझे बताना है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल में देखिए ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है लेकिन सिर्फ की अनाउंसमेंट को एक बार मैं हाईलाइट करूंगा। इससे क्या होगा, देखिए जो जो चीज़ें यहाँ अनाउंस हुई हैं इसके ऊपर आर्टिकल्स फ्यूचर में अभी आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे आर्टिकल्स इसके ऊपर अब आना स्टार्ट होंगे। फिर एक्चुअल में जो चीज़ें बोली हैं उसके ऊपर प्रॉपर पॉलिसीज़ भी आएंगी, प्रोग्राम्स भी आएंगे, तब उसके ऊपर इन डिटेल 1 बाय 1 डिस्कशन हो जाएगा। लेकिन मेन जो थीम था वो था सेल्फ रिलायंस, साथ ही साथ सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान की भी बात की गई, ठीक है। हम ट्रेड बैलेंस के बियॉन्ड गए, हमने कहा कि भैया हम अब आत्मसम्मान मतलब कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं इट इज़ इन रेफरेंस टू यूएस ने जो 50% का इंडियन गुड्स के ऊपर टैरिफ लगा दिया। कहीं ना कहीं आत्मसम्मान की बात होगी, जब तक हमें हमारा इस्तेमाल था, हम बेनिफिशियल थे, हमारा यूज़ किया, अब हमें मतलब यूएस को लग रहा है कि हम बेनिफिशियल नहीं है तो हमारे पर टैरिफ लगा रहे हैं। वो क्यों? जस्ट बिकॉज वी आर परचेजिंग ऑयल फ्रॉम रशिया। तो ये चीज़ इंडिया को बहुत कहीं ना कहीं ख़राब लगी। तो कल की जो टोन थी इट वॉज़ वेरी मच इंक्लाइन टूवर्ड्स कि हम लोग अब पूरी तरीके से सेल्फ रिलायंट होंगे। हम लोग ऐसी कोशिश करेंगे कि कितने अच्छे तरीके से हम लोग बोलते हैं ना अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए क्या करेंगे, वही आत्मसम्मान का बचाने का मतलब है कि किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। अगर की अनाउंसमेंट की बात की जाए तो एक की अनाउंसमेंट में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात की गई है। कहा गया जीएसटी थोड़ा कम होगा, ठीक है। हमने ये भी चीज़ कही है कि 1 लाख करोड़, वही सेम चीज़ें हैं कहीं ना कहीं, कि रोज़गार योजना के ऊपर बात की गई है। एमएसएमई में जो कंप्लायंस कॉस्ट है उसको कम किया जाएगा। ये सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में बात की जाए, सेमीकंडक्टर्स जो मेड इन इंडिया है उसकी बाय एंड 2025 चिप्स आ जाएंगी। फिर ये आपका जो प्रोजेक्ट बना था 72,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था, जिसके अंतर्गत क्या हुआ था, आपके 10 बड़े बड़े सेमीकंडक्टर प्लांट्स बनने की बात हुई, जिसमें 4 रिसेंटली सैंक्शन हुए थे। अब आपको बताना है वो 4 कहाँ कहाँ थे। अभी 3 से 4 दिन पहले मैंने आपको 4 प्रॉपर साइट्स बताई थी, आपको याद होगा अगर तो, ठीक है। फिर यहाँ पे एआई को, साइबर सिक्योरिटी को, डीप टेक को अच्छे से पुश मिला है कि भैया अब हम लोग यहाँ पे अच्छे से ध्यान देंगे। इवन तो ये भी कहा गया कि अब हम अपना खुद का सोशल मीडिया बनाएंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी इसके ऊपर मेन फॉर्मलाइजेशन तब होगा जब एक्चुअल में पॉलिसीज़ बनेंगी, जब एक्चुअल में हमें ये देखने को मिलेगा कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें एक बोलते हैं ना रियल शेप लेना स्टार्ट कर देंगी। डिफेंस एंड सिक्योरिटी में देखा जाए सुदर्शन चक्र वेपन सिस्टम की बात हुई है। बाय 2035 हमारा खुद का डिफेंस सिस्टम होगा। ऑपरेशन सिंदूर को वो किया गया। एंटी नक्सल सक्सेस के बारे में बात की गई। डेमोग्राफी एंड बॉर्डर सिक्योरिटी के बारे में देखा जाए तो ये चीज़ कही गई कि भैया जो बॉर्डर की डेमोग्राफी है उस पर जो कॉन्स्पिरेसी हो रही है
उसको लेकर के वार्निंग दी गई है। मतलब ये सारी चीज़ें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रखी हैं इस पूरे जो 15 अगस्त की स्पीच थी उसमें सारी चीज़ें बोली थी। एनर्जी और मिनरल्स को लेके कहा हम फर्टिलाइज़र इंडिपेंडेंस होंगे, जिससे हमारी जो इम्पोर्ट है वो रिड्यूस हो सके। साथ ही साथ जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसकी कैपेसिटी 10x कर देंगे बाय 2047। क्रिटिकल मिनरल मिशन को हम और एक्सप्लोर करेंगे 1200 साइट्स के द्वारा। ठीक है, तो ये सारी बेसिक एक ओवरव्यू था जो मैंने आपको दे दिया। इसके साथ मैंने प्रीवियस में काफ़ी आर्टिकल्स में, जैसे ये एक आर्टिकल आपका था सेमीकंडक्टर्स के ऊपर, ये आर्टिकल्स मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था। ठीक है, अभी आगे आने वाले समय में इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स आएंगे तो वहाँ पे इसके ऊपर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। की टेकअवेज यही है कि इकोनॉमिक और डिफेंस सेल्फ रिलायंस पे बात की गई, टेक, जॉब, बॉर्डर सिक्योरिटी की इंडिपेंडेंस से बात की गई, पॉलिसी रिफॉर्म अनाउंसमेंट भी हुए, साथ ही साथ आइडियोलॉजिकल मैसेजिंग भी दी गई कि हम लोग अब अपने आत्मसम्मान के लिए हम सेल्फ रिलायंट होंगे, हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे कि दूसरा डिक्टेट करे हमारी इंडिया की नेशनल पॉलिसीज़ को। नहीं, चलिए अब देखिए यहाँ पे एक नेक्स्ट आर्टिकल जो आता है उसमें रशिया और डोनाल्ड ट्रंप की मीट हुई है अलास्का में। ठीक है, अब जो मीट हुई है, चलो मीट पे तो आप कभी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे भैया डोनाल्ड ट्रंप और आपके जो प्राइम प्रेसिडेंट हैं रशिया के व्लादिमीर पुतिन वो कहाँ पे मिले हैं, तो आप बोलोगे अलास्का में, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। यहाँ पे एक बेस है, जॉइंट बेस ऑफ एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है इससे, तो हम समझ लेते हैं आखिर ये है क्या एल्मेंडोर्फ वाला। जैसे दोनों नोटिस करोगे ये है जॉइंट बेस एल्मेंडोर्फ का, मतलब ये है रशिया का रीजन, यहाँ से फ्लाई करके आए पुतिन इस जहाँ पे। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये है बेरिंग स्ट्रेट। मैंने आपके बारे में बताया था बेरिंग स्ट्रेट क्या है, टू वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने वाले रास्ते को हम लोग स्ट्रेट कहते हैं। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डेट लाइन कहते हैं इसको। ठीक है, अब ये टाइम की स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डेट टाइम लाइन कही जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो डिवाइड करता है बेरिंग स्ट्रेट को वो है एक तो चुक्सी सी, साथ ही साथ यहाँ पे पैसिफिक ओशन। तो ये आपको पता होना चाहिए, मैंने अभी क्यों बोला आपको आगे अभी थोड़ी बात आपको पता समझ में आ जाएगा। व्हाई डिड आई से दिस थिंग, व्हाई डिड आई से बेरिंग स्ट्रेट डिवाइड्स व्हाट ऑल सी। ठीक है, चलो अब देखते हैं थोड़ा सा डॉफ रिचर्डसन बेस के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिक है क्योंकि यहाँ पे ऑयल रिजर्व और एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड है। जो आपका रिचर्डसन बेस है ये यूएसए की वन ऑफ द स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की फैसिलिटी है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट इमरजेंसी क्रूड ऑयल स्टोरेज है जो यूएस के द्वारा मेंटेन किया जाता है। मेन पर्पस ये है कि एनर्जी की जो सिक्योरिटी है, अगर कभी डिसरप्शन हो जाए, बाहर से कभी वॉर हो जाए, हमारे पास एनर्जी ना हो, हमारे पास बोलते हैं ना ऑयल ना हो, तो वहाँ पे हम इसको एक्सप्लोर करके यहाँ से हम लोग ऑयल को ले सकते हैं। तो क्या इंडिया के पास ऐसा कुछ है? तो इंडिया एंगल कनेक्ट करेंगे तो इंडिया के पास भी स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व साइट है विशाखापट्टनम, मैंगलोर, पादुर में। और ये चीज़ कहीं ना कहीं हमने क्यों रखी है, जिससे कभी डिस्ट्रप्शन हो जाए, जैसे अगर टैरिफ लग जाता है और यूएसए ने टैरिफ लगा दिया इंडिया के ऊपर कि भैया अब आपको अगर ऑयल खरीदा तो आपके ऊपर इतना टैरिफ लगेगा, तो इंडिया खुद के जो ऑयल रिजर्व्स हैं उसको एक्सप्लोर करेगा। और एक्सप्लोर करने के बाद यहाँ से जो सप्लाई का डिस्ट्रप्शन है वो ज़्यादा ना हो, वो चीज़ करने के लिए हमारा खुद का जो डोमेस्टिक रिजर्व है वो बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। ठीक है, अब अगर डॉफ रिचर्डसन बेस का जो ज्योग्राफी बात की जाए कहाँ पे है, ऑलरेडी आपने देखा अलास्का यूएसए में है। ठीक है, आर्कटिक सर्कल के पास है, बेरिंग स्ट्रेट के पास है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। जो आपका बेरिंग स्ट्रेट है वो रशिया के चुकोटका और यूएसए के अलास्का रीजन को डिवाइड करता है। आपको पता होना चाहिए रशिया का कौन सा रीजन और यूएसए का कौन सा रीजन डिवाइड होता है। ठीक है, अब यूएसए के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये एक स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम इंफ्रास्ट्रक्चर है ये। ठीक है, जिससे एनर्जी की एक बैकअप प्लान रहता है यूएसए के पास कि कभी भी डिस्ट्रप्शन होगा तो हम इस चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया ये है बेरिंग स्ट्रेट आपका, यह है इंटरनेशनल डेट लाइन हो गई। अब इसी से कनेक्टेड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट इज नियर द इंटरनेशनल डेट लाइन। यूपीएससी 2008 में सवाल है, बताइए क्या है? ऑब्वियसली बेरिंग स्ट्रेट है। ठीक है, तो ये है पूरे आर्टिकल का क्रक्स। मैंने आपके साथ 4 से 5 पीवाईक्यू डिस्कस किए, आपको एक ओवरव्यू प्रोवाइड किया हर एक आर्टिकल का, जिससे आप अच्छे तरीके से टॉपिक को समझ सकते हैं। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।